हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको रचनात्मकतावाद का ऐतिहासिक उद्भव और उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी। गाइस, इस टॉपिक पर एक वीडियो और बनानी होगी, क्योंकि अगर मैं इसके प्रकारों को भी इसमें ऐड करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट करे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको रचनात्मकतावाद का ऐतिहासिक उद्भव और उसके रचनात्मकतावाद क्या होता है उसके बारे में बताया है। और गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। उसका प्लीज़ कमेंट में मुझे आंसर देना कि जो रचनात्मकतावाद है, जब मैं आपको ये समझा दूँ तो आप मुझे बताना कि आप किस बच्चे को जानते हो, किन व्यक्तियों को जानते हो, या फिर आप खुद क्या आप इस तरीके से कभी पढ़े हो? आपके स्कूल में कभी आपको रचनात्मकतावाद से पढ़ाया गया है? ठीक है गाइस, अब हम है ना इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके 4 प्रकार हैं रचनात्मकतावाद के। एक तो जीन पियाजे का व्यक्ति की रचनात्मकतावाद, एक वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मकतावाद, एक वॉन ग्लेजर फील्ड का कट्टरपंथी या फिर क्रांतिकारी रचनात्मकतावाद, एक ब्रूनर का संज्ञानात्मक रचनात्मकतावाद। गाइस, ये जो नाम है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जीन पियाजे ने रचनात्मकतावाद को व्यक्ति पर आधारित बताया था, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक पर आधारित रचनात्मकतावाद दिया था, और वॉन ग्लेजर फील्ड ने क्रांतिकारी इन सबसे हटकर अपना रचनात्मकतावाद का अर्थ बताया था, और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक रचनात्मकतावाद बताया था। पहले हम इसके रचनात्मकतावाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। रचनात्मकतावाद क्या होता है? देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मकतावाद एक नई विचारधारा है। इसने एक नए प्रकार के अधिगम सीखना को जन्म दिया। रचनात्मकतावाद ने व्यवहारवाद के परंपरागत शिक्षा प्रणाली के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत किए। रचनात्मकतावाद के समर्थक वैज्ञानिकों का मानना था कि एक सीखने वाला तभी सीख सकता है जब वह अपने ज्ञान का अकेले या समूह में स्वयं अपने प्रयासों द्वारा अर्जन या सर्जन करे। देखिए, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे, फिर आपको मैं अच्छी तरह समझाती हूँ। रचनात्मकतावाद का ऐतिहासिक उद्भव की कहाँ से शुरुआत हुई थी रचनात्मकतावाद की? रचनात्मकतावाद को जन्म देने का श्रेय 18वीं शताब्दी के एक दार्शनिक जियांबाटिस्टा विको को जाता है, जिसने पहली बार यह बताने की कोशिश की कि हम किसी बात को तभी अच्छी तरह समझ पाते हैं जब हमारे द्वारा ही अस्तित्व में आती है। यानी कि जो बात हम खुद अस्तित्व में लाएंगे, जिस बात को हम खुद है ना जिसको है ना बात को खुद क्लियर करेंगे, वही बात हमारी अच्छी तरह समझ में आ सकती है। और इसके बाद प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक जॉन डीवी ने भी कहा कि हमें अपने अनुभव के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जॉन डीवी के विचारों पर ही आगे चलकर प्रसिद्ध संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और रचनात्मकतावादी अधिगम को हमारे सामने रखा। इस संदर्भ में और भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्कुल अलग अपने विचार रखे, जिनमें प्रमुख रूप से लेव वाइगोत्स्की, जो कि प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जीरोम ब्रूनर, जो अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, और अर्नेस्ट वॉन ग्लेजर फील्ड, जो प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब देखिए, रचनात्मकतावाद की परिभाषा लिखी है मैंने। देखिए क्या कहते हैं, नेल और की ओग हैं ये। 1999 में इन्होंने लिखी थी परिभाषा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। रचनात्मकतावाद उस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है जिसका संबंध उस केंद्रीभूत सिद्धांत से है जिसमें यह कहा जाता है कि यह स्वयं अधिगम करता ही होता है, जो अपनी वर्तमान समझ के आधार पर किसी नई परिस्थिति को समझने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इनका कहने का मतलब है कि जो अधिगम करता होता है, जो विद्यार्थी होता है, जो व्यक्ति होता है, वह अपने सीखने को आगे खुद ही बढ़ाता है। खुद ही एक है ना, जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उससे जोड़कर नए ज्ञान की रचना वो खुद ही करता है अपने प्रयासों से। देखिए, रचनात्मकतावाद की प्रकृति और मान्यताएं। रचनात्मकतावाद में स्वयं के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान की स्वरचना करने संबंधी प्रक्रिया पर ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है।
रचनात्मकतावाद यह अपेक्षा करता है कि विद्यार्थीगण ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया में मात्र श्रोता या मूक दर्शक बनने की बजाय अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अध्यापक तो बस उन्हें आवश्यक सुविधाएं जुटाने और परिस्थिति अनुसार परामर्श या सहायता देने वाले की ही भूमिका में नजर आए। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं कि जब कक्षा में अगर जब है ना ये कंस्ट्रक्टिविज्म का जो उपयोग किया जाता है, इस तरीके से जब पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों से ही है ना अपेक्षा की जाती है कि वे खुद अब सक्रिय एक्टिव होकर है ना उसमें पार्टिसिपेट करें जो भी पढ़ाया जा रहा है। अध्यापक तो सिर्फ उनकी जो हेल्प के लिए कोई जो हेल्प चाहिए होती है वो विद्यार्थी खुद मांगते हैं उन टीचर से। वो अपने है ना विचारों को टीचर पर अध्यापक जो बच्चों पर थोपते नहीं है, वो सिर्फ एक हेल्पर के रूप में ना विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। एक सक्रिय अन्वेषक या खोजी के रूप में अपने ही निजी प्रयासों से वांछित ज्ञान के अर्जन और सृजन के लिए सभी प्रकार के संभव प्रयास करने चाहिए। यानी कि जो एक विद्यार्थी होता है वह खोजी के रूप में अपने निजी प्रयासों से, वह अपने निजी मतलब खुद के ना प्रयासों से अपने ज्ञान में जो उसके पास ज्ञान है उससे और नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। रचनात्मकतावाद में सीखने वाले पर विश्वास करना पड़ता है कि वह दी हुई आज़ादी का प्रयोग अपेक्षित ज्ञान के अर्जन में करेगा। और इस रचनात्मकतावाद में जो अधिगम करता है उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि है ना इसे जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है इसमें बच्चे को आज़ादी फ्रीडम देनी होती है कि वह अपनी मर्जी से जो भी जिस तरह चाहे वह उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो भी विषय वस्तु उसके बारे में अपने आधार पर अपने बेस पर ज्ञान उसके है ना उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक शिक्षण अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति उसकी सृष्टि और तथा वस्तुओं और घटनाओं के अपने अपने अर्थ अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर अलग अलग निकालता है, जिससे छात्रों के निकाले गए अर्थ में भिन्नता आना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब है ना एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं और उनमें से आपने उन बच्चों को काम दिया कि है ना आप इस टॉपिक पर अपने खुद सर्च करके किसी भी घर में बड़ों से पूछकर या फिर है ना हमसे ही पूछकर या फिर है ना ये नेटवर्क की सहायता से आप है ना इसको सर्च करके इसके बारे में और बात पता करके लाना। तो अगर 10 विद्यार्थियों ने ऐसा करा तो उनके 10 के विचार हो सकता है अलग अलग हों। रचनात्मकतावाद में खोज अधिगम पूछताछ विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, चर्चा या गोष्ठी विधि, वाद विवाद विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की मदद ली जाती है। गाइस जो ये जो रचनात्मकतावाद जो है ना विधि होती है ना इसमें पूछताछ विधि यानी कि विद्यार्थी जो अधिगम करता होता है वह अपने से बड़े से या फिर अपने सहपाठी से किसी से ही पूछ सकता है जिसको उससे ज़्यादा ज्ञान हो। अन्वेषण विधि खोज विधि के द्वारा समस्या समाधान विधि यानी कि उसकी जो समस्या उसको है ना समाधान वो किसी भी तरीके से कर सकता है जिसको उचित समझता हो। प्रोजेक्ट विधि चर्चा करके वाद विवाद करके इस तरह से विधियों की वो हेल्प ले सकता है। अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालक को सामाजिक अंतःक्रिया या आवश्यक सांस्कृतिक साधन, भाषा, बड़ों की सहायता आदि भी प्राप्त करनी पड़ सकती है। यानी अधिगम लक्ष्यों की जो टॉपिक आपने उस बच्चे को दिया है करने के लिए उसमें वह आपस में बातचीत भी कर सकता है, वो अपने से बड़ों को आपकी भी हेल्प ले सकता है या फिर है ना अपने आप से उसको जिस पर विश्वास हो वह उससे भी हेल्प ले सकता है। रचनात्मकतावाद में अधिगम अनुभवों का नियोजन एवं विकास। देखिए जो रचनात्मकतावादी और उपागम है इसमें अधिगम अनुभवों का नियोजन विकास पूरी तरह से कक्षा अध्यापक के कंधों पर नहीं डाला जाता। जैसे जो परंपरागत जो शिक्षण विधि होती है उसमें सारा कुछ है ना टीचर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि ये टॉपिक आपको खुद से तैयार करना, बच्चों को समझाना है, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना आए। आपको एक टीचर की जिम्मेदारी सारी होती है कि ना उसको किसी भी तरह से उस बच्चे को समझाना है। लेकिन जो रचनात्मकतावाद होता है इसमें है ना जो स्टूडेंट है होता है ना वो खुद सक्रिय होकर खुद अपनी रुचि से उसमें ना भाग लेता है उस टॉपिक में और है ना अपने और उसको और भी अच्छा समझने की कोशिश करता है। अध्यापक और विद्यार्थी संयुक्त रूप से यह निर्णय लेते हैं कि कक्षा के बाहर अन्य अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपादन हेतु किस प्रकार की विषय सामग्री, क्रियाकलापों तथा शिक्षण अधिगम उपागमों का प्रयोग किया जाए। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो है ना ये एक कक्षा 4 दीवारी के अंदर ही है ना वह अधिगम करेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो वह 4 दीवारी के बाहर भी जाकर और जिस
जिस भी है ना शिक्षा में अधिगम जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार वह अपने अधिगम को है ना वो संपूर्ण कर सकता है बच्चा। चूंकि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं उनके प्रयत्नों से नए तथ्यों की खोज नवीन ज्ञान के सृजन के लिए किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को आवश्यक स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम के स्थायित्व या निर्धारीकरण में कभी भी जोर नहीं दिया जाता, बल्कि इनमें परिस्थिति अनुसार परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त लचीलापन रखना पड़ता है। देखिए गाइस, जब जब परंपरागत शिक्षण विधि से जब पढ़ाया जाता है तो उसमें एक टारगेट रखा जाता है कि इतने समय में इतना सिलेबस पूरा करवाना होगा। लेकिन जो रचनात्मकतावाद है, इसमें बच्चे को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इस विधि में है ना बच्चे सिलेबस पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मतलब कोई ये नहीं होता कि भाई सिलेबस इतने टाइम में पूरा करना ही करना है। और है ना पाठ्यक्रम को थोड़ा लचीला रखना होता है, ताकि ना अगर सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन बच्चे ने जो सीखा वह अच्छी तरह से सीखा और है ना उसको अपने बोध स्तर तक लेके गया। तो एक टीचर के लिए यही काफ़ी होता है कि बच्चे ने समझकर वो चीज़ सीखी है। रचनात्मकतावाद की मांग के अनुसार निम्न प्रारूप प्रस्तुत किए जाते हैं: अध्यापकों, अन्य गुरुजनों तथा सहपाठियों के साथ होने वाली वार्तालाप के रूप में, समूह अंतःक्रिया तथा समूह चर्चा के रूप में, समूह प्रोजेक्टों के संपादन के रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक क्रियाकलापों के संपादन के रूप में। यानी ये जो जितने भी जो ये बताए, अध्यापक हो गए, गुरुजन हो गए, सहपाठी हो गए और समूह अंतःक्रिया हो गई, समूह चर्चा होगी, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब कुछ रचनात्मकतावाद कि जो कि अधिगम प्रक्रिया उसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों की सहायता लेनी होती है। अधिगम अनुभवों का नियोजन इस तरह किया जाए जिससे बालकों के मस्तिष्क में आवश्यक हलचल और असंतुलीकरण की स्थिति पैदा हो जाए। यानी कि जब आप बच्चे को कोई विषय दोगे, कोई टॉपिक दोगे कि इस पर ना आपको बेटा इस पर आपको अपने अनुसार इस पर कार्य करना है, तो उसके दिमाग में एकदम से हलचल होगी कि मैं किस तरह से समस्या का इसका हल कर सकता हूँ। वह है ना कई तरीके अपनाएगा, वो अपने से बड़ों की हेल्प लेगा, अपने अपने सहपाठियों से पूछेगा, वह है ना नेटवर्क की भी हेल्प ले सकता है। वह तो इस तरह से और वे अपने आप इसका कुछ ना कुछ हल तलाशने के लिए हाथ पैर मारता नजर आएगा। देखिए गाइज, अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया और मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे एक लाइक तो बनता ही है। और ये जो 4 मैंने आपको मनोवैज्ञानिक बताए थे, ये मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है गाइज, ओके बाय।